Assalamualaikum, welcome to my channel Education at Ease. So here we start chapter number 3, Biodiversity. In this chapter we will learn about the definition and introduction of the biodiversity. Biodiversity की definition और उसका introduction पढ़ेंगे हम. Aims और principles पढ़ेंगे. Classification के क्या aims हैं classification के और किन basis पर उन्हें classify किया जाता है और organisms को. And then history पढ़ेंगे कि classification system कहाँ से start हुआ, पहले कितने किंगडम थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंटिस्ट ने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की और इसी तरह से किंगडम्स जो हैं वो उनकी तादाद इंक्रीज होती गई और अभी जो है वो कौन से किंगडम सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, ये सब किंगडम सिस्टम को स्टडी करेंगे. एंड देन द 5 किंगडम सिस्टम डिटेल में है हमारे पास. एंड देन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैसे हम चीज़ों को उनका नेम देते हैं, कैसे हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं. एंड देन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व मीन्स तहफ़्फ़ुज़ करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर 3 एंड सर्कल द करेक्ट आंसर्स. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म. इनमें से कौन सा सही तरीका है साइंटिफिक नेमिंग करने का. दैट इज ए हॉबरा बेस्टर, इटैलिक है, और जो सेकंड नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है और यही एक स्टैंडर्ड है साइंटिफिक नेमिंग का. सिलेक्ट द मिसमैच. इनमें से क्या चीज मिसमैच है. डी, एनिमेलिया एंड अमीबा. एनिमेलिया से बिलोंग नहीं करता अमीबा. नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सीक्वेंस कौन सा इसमें से करेक्ट है. नंबर बी, किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन species. Number 4, all are involved in classification except, इनमें से तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं क्लासिफिकेशन में लेकिन एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती, that is genetics. Number 5, in the taxonomic hierarchy choose the term which encompasses all other in the list. इनमें से कौन सी चीज है जो अपनी जो हायरार्की है टेक्सोनोमिक उसको कवर करती है, दैट इज स्पीशीज. नंबर 6, इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मेटाफाइटा में तमाम चीजें मौजूद हैं एक चीज के अलावा, दैट इज एल्गी. इन 5 किंगडम सिस्टम वायरसेस प्लेस्ड इन 5 किंगडम सिस्टम में वायरसेस को प्लेस किया गया है. नन ऑफ दीज, ना तो वो मोनेरा में है, प्रोटिस्टा और प्लांटी तीनों में नहीं है. बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज Felis catus. Member of which kingdom have cell wall and are all heterotrophic. कौन सा ऐसा किंगडम है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और वो हेटेरोट्रॉफिक भी है, मींस दूसरों पर डिपेंड करता है. फंजाई. बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग. बायोडाइवर्सिटी किस चीज से इफेक्ट होती है. बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है पोल्यूशन से भी, डिफॉरेस्टेशन से भी एंड ओवर हंटिंग से भी. सो द आंसर विल बी डी. नाउ मूव टू ब्लैंक्स. Number 1, the degree of variation within or among the species exist in different regions of the earth called. Variations जो हम देखते हैं within or among the species जो कि different regions में exist करते हैं उसे biodiversity कहते हैं. Dash species are given scientific names. Each species are given scientific names. Dash structures have different functions but having similar internal architecture. Analogous structure. Science of classification is called taxonomy. Most protists are aquatic. Fungi are achlorophyllous and absorptive living organism. Fungi. Virus is non-cellular obligate parasite. Scientific name of any organism should be italicized when printed. Cutting down of trees called deforestation. Animals which are at risk of extinction in future called endangered. After completing the objectives, now move to exercise question number 1, that is the definition. There are 10 terms which are given for defining. Number 1 is analogous. Analogous is a term used in biology to refer to body parts that have the similar function but different in structure. एनालॉगस ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं या ऐसे बॉडी पार्ट्स को कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जिनमें सिमिलर फंक्शन हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑर्गेनाइज करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की बेस पर डिवाइड कर देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन कहलाता है। Number 3 is species. Species is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. Species एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Next one is family. Family is a taxonomic group containing one or more related genera. फैमिली एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिलेटेड जेनरा रहते हैं। ग्रुप बनाकर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनरा मिलकर फैमिली बनाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली होमिनिडी कंटेन एप्स, मंकीज एंड मैन। फैमिली होमिनिडी है जिसमें एप्स भी आते हैं, मंकीज भी इंक्लूडेड है एंड मैन भी इंक्लूडेड। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेम जेनरा के जो कि मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मेटाजोआ। एनिमल्स हैविंग अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड यूजुअली अ डाइजेस्टिव कैविटी लाइंड विद स्पेशलाइज्ड सेल। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है वो सेल्स पे डिफरेंशिएट हो जाते हैं टिश्यूज में, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऐसे मेटाजोन्स और मेटाजोन्स में यूजुअली डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद होती है जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बनती है। नेक्स्ट वन इज माइसीलियम, अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम जो है वो फंगस का एक वेजिटेटिव पार्ट है जो कंसिस्ट होता है एक नेटवर्क पे बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी each of the branching filament that make up the mycelium of a fungus। हर एक फिलामेंट जिससे फंगस का माइसीलियम बनता है वो हाइफी कहलाता है। जीनस, a taxonomic rank below family and above species, a related group of families make genus। जीनस में रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं जो मिलकर जीनस बनाती हैं और रैंक वाइज ये फैमिली से नीचे और स्पीशीज से ऊपर आता है। Endangered species, a species of animal or plant that is seriously at risk of extinction। ऐसी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि अब इस दुनिया से खत्म होने के करीब हैं, नापैद होने जा रही हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। किंगडम, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किंगडम जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें बहुत सारे डिफरेंट फाइलम्स मिलकर किंगडम बनाते हैं और हमें पता है कि there are only 5 main kingdoms of living organisms. After definition, now move to next question which is about the differences. There are 3 differences given: plants and animals, Monera and Protista, fungi and plant. Plants and animal kingdom. They are not mobile and the animals are mobile. Mobile means एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले। प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं कर सकते अपनी, जबकि एनिमल्स में एबिलिटी है कि वो अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। They contain chlorophyll to make their own food. प्लांट्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, बट एनिमल्स नीड टू फीड देमसेल्व्स, जबकि एनिमल्स को खुद के लिए फीड करना पड़ता है, दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। Their cell wall is made up of cellulose। प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेलुलोज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। सेलुलोज सेल से बनती है, सेल बनाते हैं सेलुलोज को, जबकि प्लांट्स के सेल्स सेलुलोज को सिंथेसाइज ही नहीं करते। Their growth is unlimited। प्लांट्स की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है जबकि एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है। Monera and Protista। Monera are prokaryotes and Protista are eukaryotes। Prokaryotes कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में जो न्यूक्लियस है वो फॉल्स होता है, फॉल्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, इनका न्यूक्लियस ट्रू होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड दे आर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। Monera लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटिस्ट। दे कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा में सिर्फ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं सिंगल सेल। एंड प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल। मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डजंट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल
and consist of membrane bound organelle like Golgi bodies, endoplasmic reticulum and plastids. वोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, जबकि प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट होते। किंगडम फंजाई एंड प्लांट। फंजाई हैव सेवरल न्यूक्लियाई पर सेल एंड प्लांट्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। फंजाई की बॉडी में काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। फंजाई दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। एंड जबकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फंजाई हैव फ्यू और नो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च इज मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स। फंजाई के पास कोई स्टोरेज मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट्स में स्टार्च जो है उसे मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल कहा जाता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई की बॉडी जो है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। और प्लांट्स की बॉडी में रूट, स्टेम्स, लीव्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 इज व्हाई साइंटिफिक नेमिंग इज नेसेसरी। साइंटिफिक नेमिंग क्यों जरूरी है? हम बहुत से ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेमिंग देते हैं, इसकी क्या वजूहात है और क्या उसकी जरूरत है हमें? साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ वे दैट इज यूनिवर्सल सो दैट साइंटिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड कैन इजीली आइडेंटिफाई द सेम एनिमल। साइंटिफिक नेम्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो यूनिवर्सली आइडेंटिफाई किए जा सके। अगर हम अपनी जबान में किसी चीज को कोई नाम देते हैं तो पॉसिबल है कि दूसरी जबान के जो भी लोग हैं वो उसे आइडेंटिफाई करना उनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर और उनके लैटिन नेम्स की बेस पर, और वही नेम्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली आइडेंटिफाइबल होते हैं। हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टार्टिंग में 2 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था। कैसे किया गया था, किन बेसिस पर किया गया था? द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। He categorized and classified the living organisms on the basis of nutrition and mobility. उन्होंने जो एट फर्स्ट देखा था कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने न्यूट्रिशन और उनकी मोबिलिटी देखी, वो क्या खाते हैं और वो चल सकते हैं या नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने इन 2 चीजों की बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लास क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। व्हाई वायरस वाज नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। वायरस को हम किसी भी किंगडम में क्यों नहीं प्लेस करते? वायरस इज अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इट डजंट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. It can't said to be living or non-living because it is living while in living, as it uses human machinery for its life, and non-living while out of living body. So characteristics of virus doesn't match with any kingdom of living. That is why it is not included in any. वायरस का behavior कुछ ऐसा है कि वो किसी सेल पे कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि वो 2 कैरेक्टर्स शो करता है, वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। अगर तो वो किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग बॉडी में मौजूद है तो वो वहां जाके एक्टिव होता है और अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर वो किसी लिविंग बॉडी में मौजूद नहीं है तो वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। इसी वजह से इसे किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया। ड्रॉ अ चार्ट शोइंग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक चार्ट बनाना है जिसमें हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन शो करनी है। तो हियर इज द चार्ट। 3 kingdom classification. Living beings are classified on the basis of unicellularity and multicellularity into 3 kingdoms: Protista, Plantae, and Animalia. Protists are unicellular algae, fungi, and bacteria. Plantae are also known as metaphyta. They are multicellular plants, and Animalia, metazoa, they are multicellular animals. Why amoeba is not placed in animal kingdom? Amoeba को animal kingdom में क्यों place नहीं किया जाता? Amoeba is a unicellular made up of only one cell. Thus, it cannot be an animal because animals are multicellular, means that organisms consist of more than one cell. Amoeba जो है वो एक unicellular organism है, एक ही सेल से बना है, तो इसे हम एनिमल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल के लिए
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो उनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अमीबा आर यूनिसेलुलर एंड एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। दिस इज द रीजन व्हाई अमीबा इज नॉट प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। व्हाई साइनोबैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हम मोनेरा में क्यों प्लेस करते हैं इसे? Monera are prokaryotic unicellular bacteria whose genetic material is dispersed loosely in the cell. On the other hand, the genetic material of plants and other eukaryotes is held in the cell nucleus. Therefore, blue-green algae are placed in kingdom Monera and not in kingdom plant. Basically, जो Monera है prokaryotic unicellular है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है जब हमने डिफरेंस देखे थे, तो उसमें भी हमने ये बात की कि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो इनका जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे ही सेल में प्रेजेंट है डिस्पर्स्ड फॉर्म में। जबकि प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक है, उनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद है, इनका जेनेटिक मटेरियल उस न्यूक्लियस में प्रॉपर्ली प्रेजेंट होता है। इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में ही प्लेस किया जाता है, किंगडम प्लांटी में नहीं। नाउ मूव टू डिटेल आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इज डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन Robert Whittaker in 1969 classified the organisms into 5 kingdoms which clearly categorized fungi into a separate kingdom. This system of classification was based on cellular structure and body organization, unicellular prokaryote, unicellular and multicellular eukaryotes, mode of nutrition, autotrophs, ingestive, heterotrophs animals and heterotrophs fungi. 5 kingdom classification रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में कैटेगराइज किया था, फंजाई को भी एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने अलग से किंगडम बनाया, किंगडम मोनेरा, जिसमें इन्होंने तमाम प्रोकैरियोट्स रखे जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स except yeast, which some of them have the features of both plants and animals. Like most protists are aquatic, it includes protozoa and unicellular algae. Kingdom Protista में unicellular eukaryotic organisms को प्लेस किया गया। यूकैरियोटिक मीन्स के उनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद था, लेकिन वो थे यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते थे वो। किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। दे आर अक्लोरोफिलस, एब्जॉर्प्टिव, heterotrophs. They have cell wall made up of mainly chitin. They have a body called mycelium, which is made up of thread-like structure called hyphal. Kingdom fungi में तमाम fungi multicellular eukaryotic fungi को प्लेस किया गया, जो कि एक क्लोरोफिलस थे, मीन्स इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। एब्जॉर्प्टिव इन नेचर थे, दूसरों पर डिपेंड करते थे, और इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है, इनकी बॉडी माइसीलियम से मिलकर बनी है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है। देन किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसके अलावा इसमें मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया। देन किंगडम Animalia, all animals are multicellular eukaryotic which are ingestive heterotrophs without cell wall. It includes all vertebrates and invertebrates except protozoa. Kingdom Animalia में multicellular eukaryotic ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स थे और इनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अलावा तमाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड हैं एनिमेलिया में एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोम्स आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड एक्सप्लेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है और क्लासिफिकेशन के एम्स क्या है, मकासद क्या है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। ऐसे ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाती हैं, या टैक्सा सिंगुलर अगर कहें तो टैक्सॉन। The taxa are arranged in ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy. फिर हम उन टैक्सा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और एक
लैडर लाइक फॉर्म बन जाती है, सीढ़ी की तरह, जिसे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। सो द किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन। सो किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट टेक्सोन है क्लासिफिकेशन का, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो स्पीशीज होता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन: बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली। So the science of classification is called taxonomy. बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया ताकि उन्हें स्टडी करने में आसानी हो सके। और so क्लासिफिकेशन की जो साइंस है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So the main aims of this branch are to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily. टेक्सोनॉमी के जो मेन मकसद है वो ये है कि हम चीज़ों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज की बेस पर क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें उन्हें स्टडी करने में आसानी रहे। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ, कि हम साइंस कहती है एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है एक ऑर्गेनिज्म में, जो ग्रेजुअल चेंजेस आती गई हैं उनके बारे में स्टडी करने में इजी हो जाता है। हम इजीली उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया है तो। So these are two main basic aims of the classification. Describe effect of deforestation on biodiversity. बायोडाइवर्सिटी पे डिफॉरेस्टेशन की क्या इफेक्ट है? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि फॉरेस्ट को कट डाउन कर देना, उन जितने भी जंगलात हैं उन्हें ख़त्म कर देना। इसकी वजह से जितनी भी वैरायटी है लाइफ की वो किस तरह से इफेक्ट होती है। सो डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। दरख्तों को काट देना ताकि वो जो फॉरेस्ट का एरिया था वो नॉन फॉरेस्ट लैंड बन जाए, इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इफेक्ट्स क्या हैं इसके? द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इट्स थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। In fact, the forest represents some of the most veritable hubs for biodiversity. By destroying the forest, human activities are putting entire ecosystems in danger, creating natural imbalances and putting life at threat. जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है आहिस्ता आहिस्ता वो भी खतरे में आ चुकी है। जितना भी नेचर है या नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो इम्बैलेंस का शिकार होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी को बहुत सारे खतरात लाहक हो चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन फॉर फूड में लीड टू फूड इनसिक्योरिटी इन द फ्यूचर। अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहती है तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में फूड की बहुत ज़्यादा किल्लत हो सकती है। टुडे 52% ऑफ ऑल द लैंड यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन इज मॉडरेटली और सिवियरली impacted by soil erosion. In the long term, the lack of healthy, nutritious soil can lead to low yields and food insecurity. जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होते, जहाँ पर दरख्त नहीं होते, वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सॉइल इरोजन कहते हैं जो मट्टी है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो ऊपर की जो सरफेस है वहाँ से बहकर नीचे चली जाती है, नीचे के एरियाज में चली जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशियस सॉइल या हेल्दी सॉइल है, जो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन कर सकती है, ज़्यादा अच्छा फूड प्रोड्यूस कर सकती है, वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हमें अच्छा फूड नहीं मिल सकता। जो ट्रीज की जड़ें होती हैं वो उस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के खतरात थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वीकेंस एंड डिग्रेड्स द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाती है। फॉरेस्टेड सॉइल्स are usually not only rich in organic matter but also more resistant to erosion. जैसा कि पहले बताया कि फॉरेस्ट की वजह से ही ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मौजूद हैं। जितने भी दरख्त हैं, ट्रीज की जो रूट्स हैं वो रेजिस्ट करती हैं इरोजन को। बैड वेदर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, दिस हैपेंस मेनली बिकॉज रूट हेल्प फिक्स ट्रीज इन द ग्राउंड एंड द सन ब्लॉकिंग ट्री कवर helps the soil to dry out. As a result, deforestation will probably mean the soil will become increasingly fragile, leaving the area more vulnerable to natural disasters such as landslides and floods. जैसे जैसे दरख्त खत्म होते जाएंगे,
जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अगर दरख्त नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हेल्दी एयर नहीं मिलेगी, बहुत सी नेचुरल डिजास्टर्स होने के खतरात हो जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइडिंग है या सैलाब वगैरह है। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। Deforestation also has a very strong contribution to climate change. Firstly, taking down trees means they will release back into the atmosphere the carbon dioxide they were keeping. Secondly, fewer trees available means reducing the planet's overall ability to capture the stored carbon dioxide. Both these effects negatively contribute to the greenhouse effect and climate change. वही बात अगेन यहाँ बताई गई है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने की वजह से, या क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या क्लाइमेट चेंज है, उस पर इफेक्ट बहुत होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा लैंड का, अर्थ का, ओजोन लेयर में होल हो जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्प। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इससे कुछ हेल्प ले सके हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।